होने दो, होने दो चारागाह महलों में, हमको अगर दिवाली है, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम मजदूर की दुनिया काली हैं, हम मजदूर की दुनिया काली हैं। मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं, मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं, लेकिन मजदूर के चेहरे पीले हैं। मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं, लेकिन मजदूर के चेहरे पीले हैं। मैं मजदूर हूँ मजबूर नहीं, मैं मजदूर हूँ मजबूर नहीं, यह कहने में मुझे शर्म नहीं। अपने पसीने की खाता हूँ, मैं मिट्टी को सोना बनाता हूँ। दोबारा सुनिए, मैं मजदूर हूँ मजबूर नहीं, यह कहने में मुझे शर्म नहीं। मैं पसीने की खाता हूँ, मैं पसीने की खाता हूँ, मिट्टी को सोना बनाता हूँ। मैं पसीने की खाता हूँ, मैं अपने पसीने की खाता हूँ, मिट्टी को सोना बनाता हूँ। ये मजदूर कहता है। किसी को क्या बताए कि कितने मजबूर हैं हम, किसी को क्या बताएं कि कितने मजबूर हैं हम, बस इतना समझ लीजिए कि मजदूर हैं हम। अमीर अपने सुकून को खोता है, अमीरी में अक्सर अमीर अपने सुकून को खोता है। मजदूर खा के सूखी रोटी आराम से सोता है, मजदूर खाकर सूखी रोटी आराम से सोता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनू। टुडे आई विल गोइंग स्टार्ट टू न्यू स्पेशल टॉपिक फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द टॉपिक स्टार्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आज मैं आपके संग नया टॉपिक, स्पेशल टॉपिक, जिस तरह आप जानते हैं कि मैं हर हफ्ते वाइज एक स्पेशल टॉपिक लेकर आता हूं जिसके अंदर जानकारियों का भंडार होता है, नॉलेज का भंडार होता है। आज आप मेरे संग यही जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने मेरे संग किस तरह जो तस्वीर, एक डॉक्यूमेंट्री देखी, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी, एक जो छोटी सी तस्वीर देखी, पूरे देश की तस्वीर, पूरे देश की हमने आपको तस्वीर रिव्यू कराई। अभी आपने जो वीडियो स्टार्ट होने के स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में जो तस्वीर देखी, वे बड़ी ही भावुक थी। अगर आप उन्हें गौर से देखेंगे उसमें सभी लक्षण नजर आएंगे। हमारी सरकार के पास आज तक ये डाटा नहीं है, डाटा ही नहीं है, ये डाटा नहीं है कि भारत के अंदर लगभग कितने प्रवासी मजदूर हैं, भारत के अंदर लगभग कितने प्रवासी मजदूर हैं। आज मैं आपको कुछ रोचक जानकारी और रोचक तथ्य और जानकारी मजदूर से संबंधित, क्योंकि आज मैं आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन समझाना चाहता हूँ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्यों बनाया गया, इसे समझने से पहले इसे समझने के लिए इससे संबंधित जितने भी पहलू या तथ्य होंगे मैं सब आपके सामने रख दूंगा। आप जानते होंगे, नहीं पता होगा तो जानिए। प्रत्येक वर्ष दुनिया के 87 देश, भारत भी उसमें सम्मिलित है, 1 मई को प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष एक आपने भी स्टेटस लगाया होगा मजदूर दिवस की, आज मजदूर दिवस है, लेकिन वो मजदूर है मजबूर नहीं है। आज आप देखेंगे, हमने देखी वो तस्वीर, हम उसे नहीं भूल सकते, बहुत ज़्यादा वायरल हुई। एक सूटकेस में ले जाती हुई, हमने अपने थंबनेल पर भी लगाया है वो तस्वीर। एक मजदूर एक लेडी थी, वो किस तरह अपने बच्चे को सूटकेस पर लेकर जा रही थी। ये तस्वीर हम भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते। हमने देखा किस तरह एक तपती दोपहर में 40-42 के डिग्री टेम्परेचर के तापमान पर कि किस तरह मजदूर 600-700 किलोमीटर का पैदल सफर कर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। किस तरह ये क्या हो रहा है ना। आप कैसे देश में बसते हैं। ये वो देश नहीं है जिसका सपना लाल बहादुर शास्त्री ने देखा था कभी। ये वो देश नहीं है जिसका सपना जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे तब हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने देखा था। ये वो देश नहीं रहा है ना। 1947 का भारत, 2020 का भारत एक हो, आपको उसकी तस्वीर लगभग सेम होती दिखाई देगी। यानी आप क्या कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है देश के अंदर, इससे संबंधित आज आप मेरे साथ कुछ तथ्यों पर बात करेंगे। मैं आज आपको पुख्ता सबूत दूंगा। हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ही नहीं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सवाल तो आपका नहीं बचेगा, लेकिन उससे संबंधित जितने भी अन्य पक्षों पर चर्चाएं होंगी, जहां तक भी हमारा दिमाग काम करेगा, जितने भी हमें फैक्ट पता होंगे, मैं आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। जितनी जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी मजदूरों से संबंधित, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित, मजदूरों से संबंधित, संगठन क्यों बना गया, कहाँ स्थापना हुई, सब बात करने वाले हैं। आप घबराइएगा मत। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी या फैक्ट या तथ्य जानने जरूरी है। आप
उस डॉक्यूमेंट्री को, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है केवल आपके लिए। ऐसी ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री है। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा है, कभी मैंने एक लेख लिखा था 2014 में, 2015 में लेख लिखा था, मैं आपको दूंगा, उस पर लिखा हुआ है, मेरे द्वारा लिखा गया पूरा एक कंप्यूटर राइटिंग में लेख है। अगर वो मिल पाया तो दूंगा, लेकिन अगर नहीं मिल पाया तो फिर मैं आपको एक PDF फाइल सेव करूंगा, उसमें मजदूर से संबंधित सारी घटनाएं पढ़िएगा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। आप जानेंगे मजदूरों को लेकर बचाने के लिए क्या क्या काम होते रहे हैं। आज आप मेरे संग जानने वाले हैं ILO कहते हैं इसे, ILO हिंदी में भी ILO लिख देता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी में आप हेडिंग बनाइए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया क्यों गया। सबसे पहला काम कि बनाया क्यों गया और कब बनाया गया, और इसका किसके अंतर्गत आता है। यही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। जो आपका वनडे एग्जाम होगा उसके अंदर इसी तरह के प्रश्न आएंगे कि बनाया क्यों गया और कब कहाँ इसका मुख्यालय होगा, क्या कारण था बनाया गया। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई 28 जुलाई 1918 को, जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, तो तब उसके पश्चात 1919 में 11 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल अक्टूबर 1919 को एक संगठन बनाया गया मजदूरों से। आपको पता होगा 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। 1917 की रूसी क्रांति सभी को याद होगी। रूसी क्रांति हुई थी ब्रिटेन के अंदर, यानी रूस के अंदर तभी ब्रिटेन के अंतर्गत आता था। तो वहाँ रूसी क्रांति हुई थी। वहाँ मजदूरों ने किस तरह संगठन बनाकर, आप कक्षा 9th की बुक भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं समझाता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। कक्षा 9th की बुक में भी लिखा हुआ है कि रूसी क्रांति क्या हुई। रूसी क्रांति मजदूरों से संबंधित है। मजदूरों ने किस तरह संगठन बनाए और संगठन बनाकर किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मांगों को पहुंचाया, और जो किस तरह मजदूरों का शोषण होता रहा, और इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता हुई। और इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ भी देखा जा सकता है। किस तरह बाद में जाकर देखेंगे आप 1917 के बाद 1919 में एक संगठन बनता दिखाई देगा। उस संगठन को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, काम क्या है ये सब जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप काफी मैडिंग बनाइए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हेडिंग बनाइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। उसके बाद हेडिंग बनाने के बाद आप लिखिए इसके अंतर्गत कि स्थापना हेडिंग बनाइए स्थापना लिखिए अक्टूबर 1919। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, या हिंदी में लिख देगा ILO, ऐसे लिख देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। ILO की स्थापना कब हुई। ILO की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 1919। जी नहीं, वहाँ ऐसा नहीं लिखा होगा। आपसे सीधा पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो आप कहेंगे जी नहीं, द्वितीय युद्ध के समय भी नहीं हुई। द्वितीय विश्व के बाद, जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, क्योंकि ये 1919 में ये संगठन बनाया गया। इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना अक्टूबर 1919 में हुई। आपको बताऊं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 19 जब पता लगता रहा कि ये संगठन एक अच्छा काम कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये सबको समान आजीविका उपलब्ध करा रहा है, और किस तरह इसने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम किए, तो इसके लिए 1946 में इसे यूएनओ का भाग बना दिया गया। आपने मेरे संग जाना था कि किस तरह 1945 में यूएनओ बनाया गया था, 1944 में। उसके बाद 1946 में इसे यूएनओ का भाग बना दिया गया। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या यह यूएनओ का भाग है। जी हाँ, ये एक अब यूएनओ की संस्था है। इसने इतना अच्छा काम किया कि पूरी दुनिया के इसके अंदर अब आज भी 187 देश है। यूएनओ के अंदर 193 देश है, 193, और इसके अंदर कितने 187 देश इसके अंदर उपस्थित है। यानी कुल सदस्य इसके कितने, और इसका मुख्यालय भी जिनेवा के अंदर है। जिनेवा आपको बताना है, उन संगठन का नाम बताइए। आपके लिए प्रश्न है कि जिसका जिनका मुख्यालय, जिन संस्थाओं, जिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा के अंतर्गत आता है, उन संगठन का नाम बताइए। उनका नाम आपको मुझे बताना है। चलिए बात करते हैं कि इसकी मुख्यालय कहाँ होगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहाँ होगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और उसके बाद 1919 में आपको पता होगा वायसराय की संधि हुई थी। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखिए वायसराय की संधि के समय हुई थी 1919 का। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में ही आया था, उसके अंतर्गत। तो आपके सीधा कंफ्यूज करके, यानी हिस्ट्री को एक जगह 2 सब्जेक्ट को कवर करके प्रश्न पूछ सकता है। आपकी नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको चेक करता है कि आपका पेपर किस तरह का है। जिस तरह आपके पेपर का लेवल होगा, इस तरह आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा आपका प्रश्न का मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। 1 मिनट रुकिए।
हाँ तो बच्चों बात कर रहे थे किसकी, बात कर रहे थे जिनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड की वायसराय की संधि के समय यूएनओ की स्थापना हुई, यूएनओ की नहीं, इसकी स्थापना हुई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 के अंतर्गत यूएनओ का ही एक भाग होगा, यह यूएनओ का ही एक भाग होगा। इसके कुल सदस्य 187 हैं। यूएनओ के कितने सदस्य हैं, 193। कितने कम है, 6 कम हुए। चलिए उद्देश्य आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी संगठन है वो क्यों बनाया जाएगा। चलिए बात करते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह भारत के अंदर मजदूरों का शोषण हुआ, किस तरह भारत के अंदर मजदूरों का शोषण, आप शोषण तो नहीं कह सकते लेकिन प्रॉब्लम तो हुई ना। तो इसी समय कोविड-19 के जिस समय ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी समय पर रिपोर्ट जारी की और पूरी दुनिया के जो देश होंगे, पूरी दुनिया के 187 देश होंगे, उनके जो माइग्रेट वर्कर होंगे यानी प्रवासी मजदूर होंगे, उनके प्रत्येक देश के लिए चेतावनी जारी की कि आप इन मजदूरों का ख्याल रखें। क्यों, उनकी सुनवाई करने के लिए भी एक संगठन है। देखो जो संगठन होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन 2 प्रकार के होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वे 2 प्रकार के होंगे, एक तो नेशनल होगा, एक होगा इंटरनेशनल। यहाँ भी हमारे यहाँ नेशनल कौन सा होगा, जैसा ILC हो गया, SLC हो गया, हमारे यहाँ के संगठन वे हम बाद में पढ़ाएंगे आपको। अभी हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा जब ये संस्था जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे यानी राष्ट्रीय संस्थाएं होंगी, मजदूरों को बचाने के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं होंगी, तब वे काम करना बंद कर दे तो आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, उठा सकते हैं। इसलिए संगठन बनाया गया था। अगर कहीं भी मजदूरों का शोषण हो, आपको जानकर हैरानी होगी, पहले ऐसा हुआ करता था कि जो मजदूर हुआ करते थे, मजदूर आपने देखा होगा आज भी मजदूर हुआ करते थे, मजदूर का जो समय हुआ करता था सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे, सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक, यानी लगभग 8-10 घंटे, पहले 15-15 घंटे काम करना पड़ता था मजदूरों को, पहले 18-18 घंटे काम करना पड़ता था। लेकिन मजदूरों इस तरह शोषण होता रहा तो ILO ने अपने ऑर्डर जारी किए और कहा कि आज के बाद पूरे जो 187 देशों के अंदर कोई भी मजदूर 8 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, कोई भी देश उसका शोषण नहीं कर सकता। यानी जो कार्ल मार्क्स की परिभाषा थी पूंजीवाद, कार्ल मार्क्स पुंजीवाद का विरोध करते हैं, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को पूरी तरह नकारा है, वो कहीं ना कहीं आज भी कार्ल मार्क्स की परिभाषा आज भी लोगों को याद आती है। कार्ल मार्क्स ने पूरी तरह पूंजीवाद को गलत ठहराया है और ये सही भी है। अगर से मजदूर के लिहाज से देखा जाए तो कार्ल मार्क्स जो हमारे समाजवाद में दिखाई देंगे आपको, कार्ल मार्क्स की जो परिभाषा कहीं ना कहीं सिद्ध होती दिखाई देती है। चलिए इसका उद्देश्य एक ही होगा, उद्देश्य बहुत सारे होंगे, ध्यान से सुनना। वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय, यानी पूरी वैश्विक मतलब पूरी दुनिया के अंदर अस्थायी शांति रखना, सामाजिक न्याय देना, यानी सोशल जस्टिस जिसे बोलते हैं, सामाजिक न्याय देना, सब कुछ सोशल जस्टिस। समझिए, ध्यान से सुनो। हाँ, अपनी लैंग्वेज में डिकोड करता हूँ। देखो ये रहा भारत, ये रहा उधर USA, ये रहा USA, ये रहा भारत के अंदर क्या होने वाला, भारत के अंदर ये हो रहा कि जो यहाँ के मजदूर होंगे ना, उनका अधिक मात्रा में शोषण होना स्टार्ट हो गया। जो पूंजीवादी वर्ग है ना, जैसे अंबानी अडानी हुए है ना, इन्होंने जो मजदूर थे उनकी कंपनी में काम किया करते थे, जियो कंपनी इनकी है ना, उसके अंतर्गत काम क्या करते थे। कौन सी कंपनी, जियो है ना, जियो कंपनी के अंतर्गत जो मजदूर काम किया करते थे, उन्होंने क्या किया, जो अंबानी अडानी थे, कौन थे, अंबानी और अडानी थे, उन्होंने क्या किया, अंबानी अडानी जो ग्रुप होगा, उन्होंने क्या किया, जो जियो कंपनी के अंदर मजदूर वर्कर काम किया करते थे, उनकी जो समय था वो टाइम एक्सटेंडिंग कर दिया। तो ये क्या किया, ये गए जो भारतीय संस्था थी, यानी ILC जो भारतीय संस्था थी, जो भारत की भारतीय संस्था थी, उसके पास गए। उन्होंने इनकी मांग को स्वीकार ही नहीं किया। तो उसके बाद जो मजदूरों का जो एक संगठन हुआ करता ना, ये मजदूरों का संगठन पता है कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा ILO के अंतर्गत, ILO के पास पहुंचा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंदर अपनी मांग उठा सकते हैं। और किस तरह वहाँ से प्रेशर बनाया जाएगा तो यहाँ इनकी सुनवाई होगी। तो इस तरह इसलिए संस्था बनाई गई, समझे, यानी पूरे वैश्विक स्तर पर जो शांति फैलाने के लिए ये संस्था बनाई गई। आपने देखा होगा, अगर एक ही जगह 2 मजदूर काम कर रहे हो, उसमें महिलाएं भी हो और औरत भी हो, महिलाएं मतलब औरत और पुरुष, यानी मेल और फीमेल दोनों हो, लेकिन आपको दोनों के वेतन में अंतर दिखाई देगा। जो आप ऐसा मानते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, यानी काम एक ही कर रहे होंगे, लेकिन उनके जो वेतन होगा उसके वेतन का अंतर दिखाई देगा। हमने देखा एक तस्वीर, कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी, जब पहले बनाया गया था, एक लेडी थी, उसने हाथ में बच्चा लिया हुआ था और ऊपर ईंट ले रखी थी और कई मंजिल पर चढ़ रही थी।
बहुत ऊंची मंजिल पर चल रही थी, उस पर पुरुष चल रहे थे। तो तुम पता किया कि तुम्हारी जो सैलरी हो कितनी एक दिन की, उन्होंने कहा कि 150 रुपये। तो ये पुरुष से काम कर रहे हैं, ये भी तो ऐसे ही ईंट लेकर जा रहे हैं, ये भी तो ऐसे ही ईंट लेकर जा रहे हैं, तो इनकी सैलरी कितनी, कहने इनकी 400 रुपये। ऐसा क्यों? तो ये अंतर पाएगा। इस तरह का जो अंतर होगा ना, जो जेंडर जो जेंडर जस्टिस होगा, यानी जेंडर के बीच में जो न्याय होगा ना, उस न्याय को खत्म करने के लिए जो न्याय होगा, इस न्याय को न्याय करने के लिए, इस न्याय जेंडर के बीच में जो गैप दिखाई देगा आपको, इसके बीच न्याय करने के लिए इस संगठन की आवश्यकता होती है। इस संगठन की आवश्यकता होती है। कौन सा संगठन? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यही काम है इसका। लेकिन आपको बताऊं, आपकी जानकारी के लिए, जो संस्था दिखाई देगी आपको, ये संस्था एक त्रिकोणीय संस्था दिखाई देगी। अब ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है कि कौन सी त्रिकोणीय संस्था है, कौन सी यूएनओ की त्रिकोणीय संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन त्रिकोणीय संस्था। त्रिकोणीय संस्था क्या मतलब होता है? आइए जानते हैं त्रिकोणीय संस्था क्या मतलब होता है। त्रिकोणीय संस्था देखिए सोनू सर के साथ कि त्रिकोणीय संस्था क्या होती है। त्रिकोणीय संस्था, तो त्रिकोणीय संस्था जानते हैं आप मेरे साथ। त्रिकोणीय संस्था, इसमें ना सरकार, एक तो आपकी सरकार होगी, किसी भी देश की सरकार, और नियोक्ता, जिसे आप नियुक्त करते हैं, नियोक्ता, और हो गए मजदूर। 1 2 3 सरकार होगी, नियोक्ता होंगे, मजदूर होंगे। ये तीनों के तीनों वर्ग एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो इस तरह की जो संस्था दिखाई देगी आपको, इस तरह की संयुक्त राष्ट्र की, आप इसे त्रिकोणीय संस्था कह सकते हैं। ऐसे संस्था को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। यानी इसमें सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक मजदूर का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले अभी मोदी जी आए थे, वे बोल रहे थे बार बार अपने लेक्चर में, आत्मनिर्भर भारत। उसके लिए एक जो अगले दिन निर्मला सीतारमण जी आई, उन्होंने पैकेज जारी किया, और पैकेज जारी करने के बाद उन्होंने मजदूरों, जो एमएसएमई वर्ग होगा हमारे यहाँ का, मध्यम सूक्ष्म लघु वर्ग होगा, उसके लिए 6000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया। 6000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया, और उसमें कहा कि जो प्रवासी मजदूर हैं, मैं अपने घर जो मजदूर हैं जो एक साइड से दूसरे की ओर प्रवास कर रहे हैं, कृपया करके में ना जाएं। हम उनके लिए पर पर्सन के लिए 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल चावल, वो दाल चना, 1 किलो चना उपलब्ध कराएंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। आपको बताऊं, चलो कहानी बताता हूँ। अभी सरकार 1 जून से, ये 1 जून है, ये 1 जून आने वाला, 1 जून से वन नेशन वन राशन कार्ड जारी करने वाली थी। वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत यह था, अगर आप यहाँ के रहने वाले, आप इस गांव के रहने वाले, लेकिन आप एक स्टेट है दूसरे स्टेट में चले गए, एक गांव से दूसरे गांव में चले गए, एक स्टेट है दूसरे स्टेट में चले गए, तो आपका राशन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। आप जहाँ के रहने वाले वहीं राशन कार्ड ले सकते हो। तो लेकिन सरकार 1 जून से ये लागू करने वाली थी, वन नेशन वन राशन कार्ड। सरकार ने इसकी डेट एक्सटेंडिंग करके 15 अगस्त के बाद कर दी। इसे बाद में जारी करेगी। अब सरकार के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएगी, है ना। जो लोग वहाँ गाँव में रहा करते थे, ये किराएदार होंगे, उनकी तो आजीविका ही बंद होगी, इसलिए मैं कहता हूँ, है ना, सिस्टम को पूरी तरह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। चीज़ों की पारदर्शिता भी नहीं है। सरकार जितनी हो सकती है ना, इतनी कोशिश करती है, ऊपर से जितनी हो सकती है इतनी कोशिश करती है, लेकिन योजनाएं धरातल तक नहीं पहुँच पाती, है ना। धरातल तक पहुँचने से पहले ही ना ऊपर की साफ हो जाएगी। धरातल तक पहुंचने से पहले योजनाओं का अगर पूरी तरह क्रियान्वयन हो जा, धरातल तक योजनाएं पहुंच जा, यकीन मानिए हम पूरी तरह डेमोक्रेटिक होंगे, दुनिया में हमारा स्थान सर्वोच्च होगा। आज भी भारत आज गरीब देश नहीं है। वो देश गरीब कैसे हो सकता है, जिसने ये जानने खातर 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दियो कि कटप्पन बाहुबली को क्यों मरा, वो देश कैसे गरीब हो सकता, आप अंदाजा लगा सको, है ना। भारत गरीब नहीं है, मानसिकताएं गरीब होगी, है ना। कैसे गरीब कैसे, देखो आज भी भारत के लोग बाहर से कपड़ा खरीदना पसंद नहीं करने के, अंदर जाकर अपना ब्रांड समझेंगे। क्यों? वे इसलिए कपड़ा खरीदते हैं, अंदर जाओगे तो दिखाई देगा, दूर से दिखाई देगा कि यहाँ शीशे वाली दुकान में खड़ा हुआ था। बस ये उनकी फैसिलिटी है ना। इंसान अपना शोषण तो खुद कर रहा है, इंसान जो होगा यहाँ का अपना शोषण तो खुद कर रहा है, जो कस्टमर होगा वो अपना शोषण तो खुद कर रहा है। जब उपभोक्ता अपना शोषण खुद करना स्टार्ट कर देगा, इससे बड़ी समस्या क्या होगी? तो जो समस्या सरकार की पॉलिसी या आरबीआई की पॉलिसी में नहीं है, उनकी नीतियों में नहीं है, समस्या लोगों की मानसिकता के अंदर है। जितने भी काम होंगे ना, सारे लोगों के लिए होंगे, लेकिन जो समस्याएं होंगी उनकी मानसिकता के अंदर होगी। जब किसी समाज के अंदर मानसिकता उत्पन्न हो जाए ना, तो फिर उसे मिटाना मुश्किल ही नामुमकिन हो जा, कई वर्ष बीत जाए उसके अंदर। हम चाह कभी सब चीज़ बदल सके, किसी की मानसिकता नहीं बदल सकते। पुराना डायलॉग सरकार, नियोक्ता और मजदूर तीनों वर्ग मिलकर काम करेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र की त्रिकोणीय संस्था होगी, ये आप जान गए बात। और क्या जानते हैं आप? और जानते हैं, चलिए और जानते हैं इससे संबंधित बातें।
हाँ, तो बात कर रहे थे कि प्रवासी मजदूरों की। हाँ, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताता हूँ, इंटरेस्टिंग न्यूज़, ध्यान से सुनना। देखो, मैंने सरकार को कन्फ्यूज कर दिया। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, सरकार ने पैकेज जारी किया, जो निर्मला सीतारमण जी आई, वे कहती है हम 5 किलो अनाज देंगे पर पर्सन, 5 किलो अनाज देंगे पर पर्सन, और 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और 1 किलो चावल, 1 किलो चना देंगे। जो प्रवासी मजदूर हैं, कृपया करके वे जहाँ हैं वहीं रहें, है ना। और उन्होंने बताया कि इस पैकेज को जारी कर बताया कि इससे 8 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा। वेरी गुड, शाबाश। 8 करोड़ जो प्रवासी मजदूर, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। निर्मला सीतारमण जी कहते हैं कुछ दिन पहले, 8 मजदूर की बात कर रहे हैं ना, इसलिए लिंक कर रहा हूँ, जो करंट न्यूज़ है ना उसे भी लिंक कर रहा हूँ। 8 करोड़, कितने, 8 करोड़ प्रवासी जो मजदूर होंगे, प्रवासी मजदूर, हालत देख लेना आपने मजदूरों की, बहुत खराब हालत। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा, जो मजदूर होंगे फायदा होगा, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। निर्मला सीतारमण जी ने अपने लेक्चर में कहा, हम भी सुन रहे थे, पूरा का पूरा लेक्चर सुना, पूरा का पूरा लेक्चर लैपटॉप में पढ़ा और डिकोड किया हुआ, पूरी हिंदी भी कवर की हुई इसकी। 8 करोड़ प्रवासी मजदूर होंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बताऊं, औपचारिक रूप से देखा जाए, जो एक डाटा मेरे पास में जो पता है कि मजदूर कितने होंगे, 13 करोड़ प्रवासी मजदूर है भारत के अंदर। कितने, 13 करोड़ प्रवासी मजदूर। आंकड़ा इनका भी गलत है, बताऊंगा भी, सुनते रहो, ध्यान लगा। निर्मला सीतारमण जी कहती है, जो हमने ये योजना बनाई ना 5 किलो अनाज वाली, 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देंगे, तो इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूर को फायदा होगा। हम गए पीआईबी की साइट पर हमने pib.nhc.in, आप भी सर्च करके देख लेना, है ना। जैसे हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद उसमें आया लिखा हुआ, क्या आया आइए जानते हैं, बधाई हो। क्या आया लिखा हुआ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कैसी बधाई हो भाई, देखो ध्यान से सुनना, बधाई हो। इंडियन रेलवे ने 15 दिन के अंदर कितने, 15 दिन के अंदर 15 लाख, कितना, 15 लाख प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाया। 15 दिन के अंदर 15 लाख प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाया। वहाँ खड़ा क्या बता रही निर्मला सीतारमण जी, वहाँ खड़ा क्या बता रही थी, 8 करोड़ प्रवासी मजदूर, यहाँ 15 लाख ही पहुंच पाए, समझे। यू कैन बिलीव, आप बिलीव नहीं कर सकते, मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि 15 लाख मजदूर है ना, ये खुद बता रहे। इंडियन रेलवे कह रहा बधाई हो, मुबारक हो, बधाई हो, आपको बधाई हो। 15 लाख मजदूर आपने पहुंचाए, अपने घर सुरक्षित स्थानों पहुंचाए 15 दिन में, 15 लाख 15 दिन में पहुंचाए। 8 करोड़ पहुंचा कर दिखाओ, 8 करोड़ से ज़्यादा बैठेंगे, 13 करोड़ मजदूर हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये क्या वे रुकने वाले। आप खुद ही सोचो कि दो महीने का लॉकडाउन लग गया, दो महीने लॉकडाउन के अंदर रुक जाएंगे, मजदूर नहीं रुकेंगे, अब भी पलायन होगा, और ये बहुत बड़ी आर्थिक संकट लेकर आने वाला, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा भयंकर संकट छाने वाला। ठीक है, अभी आप कोरोना के संकट से बच जाओगे, लेकिन जो आर्थिक महामंदी आने वाली है ना, वो 2008 की महामंदी और 1929 की आर्थिक महामंदी से भी खतरनाक होगी। वो ऐसी खतरनाक महामंदी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को 1 लाख रुपये का नोट जारी करना पड़ा। ये चेतावनी मेरी है ना, एक संकेत, आकांक्षा है, ऐसा हो सकता है ना। तो कितना, 8 करोड़। अब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आप अंदाजा लगा लो, 15 दिन के अंदर 15 लाख, है ना। इंडियन रेलवे बधाई दे रहे, पीआईबी की साइट पर जाकर उन्होंने डाल दिया, है ना, इतना कि बधाई हो, इंडियन रेलवे ने इतना अच्छा काम किया कि 15 दिन के अंदर 15 लाख मजदूरों को पहुंचा दिया। हम गए साइट पर, निर्मला सीतारमण जी अपने आंकड़े में बोलती है कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा इससे। प्रवासी मजदूर समझिए, प्रवासी मजदूर तो अपने घर निकल लिए, ये तो उनको क्या फायदा होने वाला, कहाँ पहुंचेगी ये सुविधाएं, है ना। ऐसा कोई प्रवासी मजदूर होगा जो वहाँ रुका होगा, जी नहीं, वो अपने घर की ओर अग्रसर होगा, वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहा होगा, जो प्रवासी मजदूर होगा। यही होगा 8 करोड़ प्रवासी मजदूर। 8 करोड़ प्रवासी मजदूर है ही नहीं, 13.5 करोड़ प्रवासी मजदूर है, ये मेरा आंकड़ा है ना। मैं सर्च करता रहता हूँ, पूरा दिन यही काम है मेरे पूरे दिन यही काम है, मैं सर्च करता रहता हूँ, समझे। तो यहाँ समस्याएं कहाँ, समस्या सरकार खुद ही कन्फ्यूज है, उन्हें खुद ही आंकड़े नहीं है, उनके पास खुद ही आंकड़े नहीं है कि कितने प्रवासी मजदूर है, कितने प्रवासी मजदूर नहीं है। बताओ, बधाई दे रहे 15 लाख लोगों को 15 दिन के अंदर पहुंचाकर। क्या होगा, सारी ट्रेनें चलानी पड़ेगी, जब भी नहीं पहुंचा सकते समस्याएं खड़ी हो जाएगी। आधे तो ऐसे होंगे जी 3-3 हज़ार का टिकट बनने हैं, अंदाजा लगाओ 3-3 हज़ार का टिकट। यार एक मजदूर इतने दिन तक 2-2.5 महीने तक बैठा हुआ, उस पर कहाँ टिकट के पैसे कहाँ होंगे, उसके पास कहाँ टिकट के पैसे होंगे, 2.5-3 हज़ार का टिकट वो कहाँ से बना लगा टिकट, है ना। सोचो आप इतनी दूर, जिसे 2200 2300 किलोमीटर का सफर तय करके जाना होगा, वो कैसे पहुँचेगा, है ना। तो आपने देखा होगा तस्वीर, मैंने दिखाई ना स्टार्टिंग में तस्वीर दिखाई कि किस तरह एक लेडी है ना तपती धूप में, एक अपनी जो छोटा बच्चा था बोतल पे ला रही, और एक तो ऐसा हुआ कि उसका 6 महीने का बच्चा था और वो वैसे ही लेके चल रही थी चलते चलते गली में उस बच्चे की मौत हो गई, है ना, उसकी मृत्यु प्राप्त हुआ। उसकी गलती क्या थी, उसकी गलती थी वो भारत में पैदा हुआ, है ना, ये जो गलती थी उसकी। तो बात कर रहे थे कि इसकी एसीओ के अंदर लेक्चर देना बैठ कर बहुत आसान हो,
और ये वीडियो देखना भी बहुत आसान हो, लेकिन उनका दर्द महसूस करना या उनकी जैसी ज़िंदगी जीना बहुत कठिन और भारी काम होगा, है ना। आप किसी मजदूर की आंखों में झांक कर देखना, आपको वो मजदूर नहीं मजबूर दिखाई देगा, समझे, मजदूर नहीं मजबूर दिखाई देगा। देखना आप उसकी आंखों में जाकर उनका दर्द महसूस करना, देखना। न्यूज़ चैनल पर तो यही नहीं, न्यूज़ चैनल पर तो अब भी यही तबलीगी जमात, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, यही चलता रहेगा, है नहीं, यही चलता है, यही चलता रहेगा। आपके दिमाग में सेट कर दिया गया, सेट है और सेट रहेगा, समझे। मजदूर का दर्द नहीं दिखाई देगा। एक आधा चैनल होगा जिस पर मजदूर का दर्द दिखाई देगा, वो भी क्या कर सकते हैं बेचारे, है ना। आप साइट खोलिए, जो मैंने स्टार्टिंग में स्लाइड लगाई है ना, उस स्लाइड को देखिए। उस स्लाइड के अंतर्गत जो मैंने आपको समझाया है, उस स्लाइड के अंतर्गत सारी की सारी न्यूज़ मेरे द्वारा पढ़ी गई है। इसमें सारे क्रम वाइज, कोई 13 अप्रैल की जब से लॉकडाउन लगा है तब तक की सारी तस्वीर मैंने इंक्लूड की है उसमें। डॉक्यूमेंट्री को ध्यान से देखिए, उसमें सारी न्यूज़ भी है, उसमें न्यूज़ को स्किप कर करके देखिए और क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, देखिए उसे ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखिए, उसमें समझ महसूस कीजिए मजदूरों का दर्द। तो ये कहानी थी हमारे इंडियन रेलवे की और हमारे यहाँ के सिस्टम की, है ना। सिस्टम के अंदर कितनी कमियाँ और खामियाँ हमने वहीं से पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि मैं तो डेप्थ में अंदर अध्ययन करता हूँ, मेरा काम यही है, डेप्थ के अंदर अध्ययन करना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इसको लेकर ना मैंने 2015 के लगभग एक आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल मैं दूंगा आपको, वो आर्टिकल दिखा देगा, मेरा नाम और फोटो भी दिखा देगा उसके अंतर्गत आया। नहीं तो फिर मैं आपको एक फाइल भेजूंगा, PDF फाइल भेजूंगा, उस PDF फाइल को पढ़िएगा और मजदूर से संबंधित जितनी भी घटनाएं जानकारी जुटा सकते हैं जुटाइए। उससे संबंधित आसपास के जितने भी डायमेंशन होंगे टच कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कुछ शायरी हमने आपको मजदूर से संबंधित बताई, उन्हें भी अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए जो आपको अच्छी लगी हो। मैंने कहा चीज़ों को इतना सरल बनाइए, उसकी इतनी बातें जान लीजिए, आपको ये जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि उसका संगठन, उसका मुख्यालय, उसका क्यों। आप क्यों में जानिए, हर चीज़ को क्यों में जानिए, क्यों में जानने की कोशिश करेंगे। संगठन हो चाहे कोई पढ़ाई हो, समझना बहुत आसान होगा जब तक आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए पढ़ाई। मेरी कंटिन्यूटी हो या ना हो, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मैं हफ्ते वाइज आपको एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाता हूँ जिसके अंदर जानकारियों का भंडार होता है। जितनी भी जानकारी होती है सारे डायमेंशन टच कर देता हूँ उसके, है ना। जितने मेरे दिमाग का जो दायरा होगा उसे खोल देता हूँ पूरी तरह और आपके सामने रख देता हूँ। समय कम मिलता है, समय कम रहता है, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक जो ज्ञान होता है मेरा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, दूसरा उद्देश्य ये आपने जाना कि त्रिकोणीय संस्था होती है। इसका दूसरा उद्देश्य, दूसरा ऑब्जेक्टिव, सभी महिलाएं एवं पुरुषों के लिए सम्मानीय कार्यों को बढ़ावा देना। महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए कार्य समान होगा, सबके लिए कार्य समान होगा और इसे बढ़ावा देना। महिलाओं और पुरुषों के लिए, महिलाएं हो, जो काम महिलाएं कर रही हो वही पुरुष कर रही हो, उसके लिए समान कार्य के लिए बढ़ावा देना। ये काम महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकती हैं, है ना। इसे बढ़ा देना, ये किसका काम होगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। आप ऐसा कह सकते हैं, यानी महिलाओं के पास भी योगदान देता, क्योंकि मजदूर महिलाएं भी तो हो सकती है, जरूरी नहीं है मजदूर पुरुष ही हो, मजदूर महिलाएं भी तो हो सकती हैं। चलिए, बढ़ावा देना और इसके लिए श्रम मानकों की स्थापना, नीतियों का विकास एवं कार्यक्रम को तैयार करना। इसके लिए श्रम मानकों की स्थापना, नीतियों का विकास एवं कार्यक्रम तैयार करना। श्रम मानकों की स्थापना करना, यानी जो मजदूर होंगे ना उनके मानक तैयार करना कि कौन मजदूर हो सकता है, कौन मजदूर नहीं हो सकता है, कौन मजदूर की कैटेगरी में आएगा, कौन नहीं आएगा। ये काम होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। नीतियों का विकास करना कि किस तरह की नीति बनाई जानी चाहिए कि विश्व के अंदर मजदूरों के जो शोषण होगा उसे खत्म करने के लिए किस तरह की नीति बनाई जानी चाहिए, ताकि जो मजदूर वर्ग होगा उसका विकास हो, है ना, वो डेवलप हो, किस तरह वो जागरूक हो, है ना। उसके कार्यक्रम तैयार करना, अलग अलग देश में जाना और नए नए कार्यक्रम तैयार करना, लोगों को जागरूक करना। ये काम होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। और 4 इसके रणनीतिक लक्ष्य होंगे, 4 रणनीतिक लक्ष्य होंगे। नंबर 3, 4 रणनीतिक लक्ष्य ये लिखने जरूरी। काम में मानकों, मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों की स्थापना करना और उन्हें बढ़ावा देना। काम में मानक की इस काम के मानक क्या होने चाहिए कि क्या ये काम जो आप कर रहे हैं आपके लिए सही होगा या गलत होगा, है ना। आपने देखा होगा, आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पूरी दुनिया में 19.1 मिलियन 5 से 14 वर्ष के बच्चे काम करते हैं आज भी, है ना। इस पर पाबंदी लगाई सरकार ने, इस पर पाबंदी लगाई। मैं आपको डाटा बता रहा हूँ नव भारत टाइम्स का, आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 19.1 मिलियन 5 से 14 वर्ष के बच्चे प्रत्येक वर्ष मजदूरी करते हैं। अब देखिए 5 से 14 वर्ष के बच्चे की क्या उम्र होती है, 5 वर्ष का बच्चा कितना होता है,
पूरी दुनिया में 19.1 मिलियन। आप मिलियन समझ नहीं पाएंगे कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 19 मिलियन में कितने होंगे, यानी 19 मिलियन लगभग पौने 2 करोड़ लोग, पौने दो करोड़ 1.9 यानी पौने 2 करोड़, हाँ पौने 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग नहीं, 5 से 14 वर्ष के बच्चे मजदूरी करते हैं, उनका शोषण होता है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंतर्गत। ये हमने आपको डाटा दिया नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट का। चलिए हाँ, तो बात करते हैं किसकी, काम में मानक कि ये काम आपके लिए सही है या गलत है, या करना चाहिए मजदूर के लिए सही होगा या गलत होगा, इसे केमिकल फैक्ट्री में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ मजदूर के लिए सही रहेगा नहीं होगा, कि वहाँ मजदूर के लिए कैसी सेफ्टी बनाई गई है, कि क्या यहाँ मजदूरों की देखरेख होगी नहीं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी एक मजदूर फैक्ट्री में आग लगकर कई सारे मजदूरों की मृत्यु हुई। तो मजदूरों से संबंधित जहाँ भी बात आई तो आप याद रखिएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, समझे। समुचित आय के पास रोजगार में अंतर पैदा करना, समुचित आय के पास रोजगार में अवसर पैदा करना, समुचित आय के पास रोजगार में अवसर पैदा करना, ये इसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा। कि जो हमारे यहाँ के संगठन होंगे कि उसके अंतर्गत रोजगार के अवसर पैदा करना, इसका काम होगा। उसके बाद तीसरे नंबर का आप देखिए, हमारे जो SDG होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, 17 लक्ष्य होंगे जो 2015 के अंतर्गत रखे गए थे। उन 2015 के अंतर्गत जो लक्ष्य रखे गए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके अंतर्गत कहा गया कि रोजगार को बढ़ावा देगा, कि प्रत्येक देश रोजगार को बढ़ावा देगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कीजिएगा, आ जाएंगे। एक गोला सा दिखाई देगा, उसके अंदर सर्च करिएगा, साफ दिखाई देगा आपको। जो 8वें नंबर का लक्ष्य होगा ना, उसका यही लक्ष्य है। आप ऐसे कह सकते हैं जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कहीं ना कहीं सतत विकास लक्ष्य को भी बढ़ावा देता है, और सतत विकास लक्ष्य का 8वां जो लक्ष्य होगा उसे बढ़ावा देता है। मैंने आपको बताया, मैं जितना आपको डेप्थ में पढ़ाऊंगा इतना कोई नहीं समझाएगा, समझे। किसी भी चैनल पर जाइएगा, सर्च करिएगा। आज के बाद अगर सर्च करना हो आप डालिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बाय सोनू सर, यूट्यूब पे साफ दिखा देगा सबसे फ्रंट पे वीडियो। इस तरह कोई भी टॉपिक अगर डालना हो तो आप डालिए कोई भी IMF बाय सोनू सर, डायरेक्ट आएगा वीडियो, समझे। IMF वर्ल्ड बैंक सामने आएगा आपके। बार बार रिवीजन करते रहिए, कोई यानी चीज़ों को बहुत डेप्थ में पढ़िए। उसके बाद सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज में इजाफा करना, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, उसके कवरेज में इजाफा करना होगा। ये किसका काम होगा, ये किसका काम होगा, ये ILO का काम होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इतनी बार नाम लूँगा कि आपके याद हो जाएगा, समझे। जिस नाम को आपको याद करने में कठिनाई थी, अब आप इसकी फुल फॉर्म याद करने में कठिनाई थी। पेपर में जो वनडे एग्जाम होने उसमें सीधी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि ILO की फुल फॉर्म बताइए, स्थापना, इसका मुख्यालय, छोटे पर्सन। लेकिन जो UPSC होगा वो उद्देश्य से, इसके उद्देश्य से। जो PCS होगा वो फैक्ट से, सब पर्सन की अलग अलग प्रकृति होगी। तो क्यों ना हम एक संगठन को बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर ले, ताकि आपका पर्सन किसी भी तरह का पर्सन हो, किसी भी एग्जाम के लिए पर्सन हो, वो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए अवेलेबल हो, आप उसे कवर अप कर ले, है ना। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरह का होगा। बात करते हैं किसकी, चौथे नंबर पर हमने आपको बताया ये त्रिपक्षीय वार्ता को मजबूती देता है। त्रिपक्षीय वार्ता है, सरकार भी उसके अंदर इंक्लूड होगी, नियोक्ता भी, मजदूर भी, त्रिपक्षीय वार्ता। और ये किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत। चलिए रिपोर्ट, ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, उन रिपोर्ट के नाम आपको याद रखने जरूरी है। और 2019 की जो रिपोर्ट आई थी, 2020 की तो कोई रिपोर्ट नहीं आई, 2019 की जो दोनों रिपोर्ट आई थी, दोनों रिपोर्ट आपको खोलकर देखनी होगी गूगल पर, कि गूगल के अंदर क्या जितना हो सकता है स्टडी कीजिए उसे, इंग्लिश में दिखाई देगी आपको रिपोर्ट। पहले आप लिखिए प्रमुख रिपोर्ट, प्रमुख हेडिंग डालिए प्रमुख रिपोर्ट। ILO कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, और आने वाली करंट न्यूज़ पर फिर चर्चा कीजिए। सोनू सर का कहना है कि आज के बाद ILO से संबंधित जहां भी घटनाएं हो उसे जुटाने की कोशिश कीजिए, और अपने जो नोट्स होंगे उसमें इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, कुछ भी नई बात दिखाई दे। इस तरह आपका एक संपूर्ण समग्र नोट्स तैयार होगा जो आपकी भविष्य के लिए भी काम आएगा, समझिए। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे, जब भी आप फेयर कॉपी बना रखी होंगी तो फेयर कॉपी के अंतर्गत जब आप इसे एक टॉपिक कर हट जाएं, उसके बाद 2-3 पन्ने छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ भी नया आए या इसमें इंप्रूवमेंट हो या कुछ में सुधार हुआ, कोई भी रिफॉर्म हुआ तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, समझे। प्रमुख रिपोर्ट की चर्चाएं करना संभव भी नहीं है, क्योंकि UPSC भी सिर्फ इतना ही पूछता है। मैं चर्चाएं कर सकता हूं लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा, मेरे पास स्लाइड भी नहीं है, वरना मैं आपको खोल कर दिखाता, तो गूगल होता तो मेरे पास खोल कर दिखाता मैं आपको कि 2019 की जो फरवरी में रिपोर्ट आई थी वो क्या कह रही है। यानी फ्यूचर ऑफ द वर्क रिपोर्ट, ये फ्यूचर पहली रिपोर्ट, फ्यूचर FIUTR, फ्यूचर ऑफ द वर्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। फ्यूचर ऑफ द
फ्यूचर ऑफ द वर्क यानी कामकाजी भविष्य की रिपोर्ट, कामकाजी भविष्य की जो रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, ILO के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? फ्यूचर ऑफ द वर्क। यानी ऐसे लिख सकता है हिंदी में, फ्यूचर ऑफ द वर्क, हिंदी में आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश में लिखिए, उसके आगे ब्रैकेट में लिख दे कामकाजी भविष्य की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, सर्च इस तरह करिए, फ्यूचर ऑफ द वर्क रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ द वर्क रिपोर्ट, कामकाजी भविष्य की रिपोर्ट। नंबर दो आप लिखिए, जो दूसरे नंबर की जो रिपोर्ट होगी लिखिए ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। इसके अंदर भारत का पहला स्थान है, यानी भारत के अंदर मजदूरों की स्थिति सुधरी है। आपको एक स्लाइड दिखाई देगी, स्लाइड सबसे आगे निकली हुई दिखाई देगी, ग्राफ जो होगा, एक ग्राफ सबसे ऊपर निकला 7.7 का ग्राफ दिखाई देगा, उसके अंतर्गत आप खोलिए से ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये भी ILO के द्वारा जारी की जाती है। भारत इसमें पहले स्थान पर है। आप देखिए, ये दोनों रिपोर्ट खोलकर देखिए, ये आपका HW या होमवर्क होगा। मुझे लगता है आज का जो टॉपिक होगा वो अच्छा टॉपिक रहा होगा। वैसे तो मेरे सारे टॉपिक बेस्ट रहते हैं दूसरे की अपेक्षा। आप देखिए, आप ये ना देखिए, मैं चाहता हूँ कि आपको अधिक से अधिक ज्ञान दूँ, लेकिन समय का अभाव होता है, समय की कमी होती है। जितना समय मिलता है उसी समय को बचाकर आपके साथ शेयर कर दिया जाता है ना। जितना भी कम समय होता है, समय की कटिंग कर कर आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। ये मेरी नॉलेज थी इसको लेकर, समझे। कुछ आइए, कुछ कीवर्ड पर ध्यान रखते हैं। पहली बात क्या जानना है? ये जानना है ILO की फुल फॉर्म क्या है, पहली बात ये जाननी है। दूसरी जानना है ILO फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में नाम पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना पता होनी चाहिए इसकी अक्टूबर 1919 तो पता ही होना चाहिए। वायसराय की संधि हुई थी 1919 के समय। एक क्वेश्चन और याद होगा आपके। यूएनओ का ही एक भाग है, 1946 में इसे यूएनओ का भाग बनाया गया। मुख्यालय इसका जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। आपको बताना है किस किस का मुख्यालय कहाँ, जिनेवा और स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। कुल सदस्य कितने होंगे इसके? 187 सदस्य। उद्देश्य क्या होगा इसका? वैश्विक अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय, है ना। एक त्रिकोणीय संस्था होगी। त्रिकोणीय संस्था क्यों? सरकार, नियोक्ता और मजदूर इसके अंतर्गत इंक्लूड होंगे, सम्मिलित होंगे। दूसरे नंबर पर सभी महिलाएं और जो पुरुष होंगे, सभी महिलाएं पुरुष और सम्मानित कार्य को बढ़ावा देना और इसके लिए श्रम मानकों की स्थापना करना और नीतियों का विकास और कार्यक्रम को तैयार करना। 4 इसके रणनीतिक लक्ष्य होंगे, काम में मानकों और मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों की स्थापना करना और बढ़ावा देना। उसके बाद बी पॉइंट जो हमारा हो, समुचित आय के पास रोजगार में रोजगार में अवसर पैदा करना। ये सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 8वें लक्ष्य को बढ़ावा देता है ना। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, 8वें लक्ष्य को बढ़ावा देता है। 2 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, फ्यूचर ऑफ द वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेज द रिपोर्ट। ये 2019 की जो रिपोर्ट आई थी, 2020 की रिपोर्ट नहीं आई। आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, फ्यूचर ऑफ द वर्क रिपोर्ट 2019 और सर्च कीजिए उसे आसपास के डायमेंशन पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए इसमें है क्या, है ना। उसके बाद आप पढ़िए ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2019, उसे समय निकालकर उसे पढ़िए, है ना। और जो समय समय पर प्रत्येक वर्ष जो रिपोर्ट आती रहेगी, उन्हें इसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, उनमें सुधार कीजिएगा। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि मजदूरों की स्थिति पूरे विश्व भर में कहाँ है और किस स्थिति में मजदूर हैं। इन रिपोर्टों से हमें ये सीखने को मिलता है। ये रिपोर्ट हमें नीतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये रिपोर्ट इसलिए जारी की जाती है ताकि हम समझ सके कि प्रॉब्लम कहाँ है, पूरे वैश्विक सिस्टम में, ग्लोबल सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ है और उसे किस तरह से की जाती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष जानकारी दी जाती है, मजदूरों से संबंधित जानकारी दी जाती है ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगली बार आपकी हमारी मुलाकात ILO के बाद एक नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर होगी। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, धन्यवाद, थैंक यू।